So students, today we'll continue with the crystal field theory. So in this theory we'll study that the d orbitals, देखो हमारे पास जो d orbitals होते हैं 5 orbitals, ठीक। There are 5 d orbitals 1 2 3 4 5, ठीक। देखो उनके नाम कैसे होते हैं, d x y y z z x x स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड जेड स्केयर, ठीक। ये सब हमने +1 में किया था इनकी शेप। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझने से पहले फर्स्ट विल डू दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ऑल्दो ये शेप वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में +1 में था। उस चीज़ को जस्ट दोबारा से रिमाइंड करने के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए एक बार दोबारा से मैं डी की शेप बना रहा हूँ, डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि उसके बाद आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा कि व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड व्हाट इज़ दिस स्प्लिटिंग, किसकी स्प्लिटिंग होती है। देखो सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स की शेप वी नो, देखो व्हाट इज़ द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डबल डम्बल। पी की थी डबल डम्बल शेप और डी की होती है डबल डम्बल। और जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये है डी एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब क्या है, एक्सिस जो है, जो आपके पास मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो दो लोब जो होंगे वो एक्सिस के बीच में होंगे, ठीक हो गई बात। ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, अगर मैं बात करता हूँ ये है डी एक्स वाई के बाद वाई जेड है, तो आप एक्सिस को वाई और जेड मान लो, कोई इशू नहीं है। और इनके बीच में आपने ये लोब्स बना दिए, ठीक। ऐसे ही अगर आपने शेप बनाई है, अब देखो कौन सी हो गई है, एक्स वाई वाई जेड, तो अब बची है जेड और एक्स, तो इसको आप जेड मान लो, इसको एक्स मान लो, और लोब जो है वो कहाँ पर आएंगे, एक्सिस के बीच में। 3 टाइप के ऑर्बिटल आपके पास वो हैं जिनके लॉब्स एक्सिस के बीच में हैं। ये बात समझने वाली है, ये काम आएगी यहाँ पर इस थ्योरी से। ये चीज़ लिंक करेगी कि डी के 3 ऑर्बिटल जो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हैं, इनके नाम ही ऐसे हैं एक्स वाई जेड, वो सब आपके लॉब्स के बीच में हैं। और अगर मैं शेप बनाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो अगर ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, ये एक्स ये वाई, तो अब जो आपके लोब्स हैं वो एक्सिस के ऊपर आएंगे, स्क्वायर वाले में एक्सिस के ऊपर। तो ये क्या हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लोब एक हो गया। और फिफ्थ कौन सा बचा हुआ है, डी जेड स्क्वायर, आप इसको जेड मान लो, ये जेड है। और व्हाट इज़ द ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर। एक तो लोब आएगा जेड के ऊपर इस तरीके से, एक दूसरा इस तरीके से, ये रिंग बन जाएगी। तो यानी कि हमारे पास कुल 5 डी ऑर्बिटल्स ऐसे हो गए। 3 ऑर्बिटल्स के लोब एक्सिस के बीच में हैं और 2 लोब्स ऐसे हैं, 2 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके लोब एक्सिस के ऊपर है, ठीक। अब जरा समझना, अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, थोड़ा समझाने के लिए। देखो होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाला CrNH3 × 6, ठीक है, एंड Cl3, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये तो चलो ठीक है, आपका काउंटर आयन हो गया, ये बाहर चला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या है, एक सेंट्रल मेटल है और 6 क्या है, लिगेंड्स। तो जरा ध्यान रखना, देखो क्रोमियम के पास भी डी ऑर्बिटल होगा, जब तक लिगेंड इसके पास नहीं आए थे, मींस जब तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना था, क्रोमियम अलग था, इसके सभी के सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी बिल्कुल एक बराबर थी, सभी की एनर्जी इक्वल थी। बट फिर क्या हुआ, जब लिगेंड इसके अप्रोच करेंगे, व्हेन द लिगेंड्स विल अप्रोच द सेंट्रल मेटल और व्हेन द लिगेंड्स विल कम नियर टू द सेंट्रल मेटल, देयर विल बी अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल और जो आपके पास लिगेंड है, इनके बीच में रिपल्शन होंगी, एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जो डी ऑर्बिटल है वो 2 सेट्स में टूट जाएगा। अभी मैं इसको यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, फिर इसको डिटेल में लूँगा, इसको मैं भी रब नहीं करूँगा क्योंकि इसको समझाना जरूरी है। तो कैसे होगा,
अभी जस्ट थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, इसको बाद में डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये डी की एवरेज एनर्जी है, इट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये दो सेट्स में, एक मैं इसको नीचे बना रहा हूं यहां पर, एक सेट आपका ये बन जाएगा, ठीक, और एक सेट ये बनेगा। दो सेट्स में आपके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो टूट जाएंगे। ठीक, अब दो सेट्स कौन से होंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखना क्या है आपने कि डी के दो सेट होते हैं। एक तो ये 3 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वाले 3 ये अलग टूट जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे, ये इनकी एनर्जी पहले से भी कम हो जाएगी। 3 सेट्स इसके बन जाएंगे। ठीक, और 2 ये बचे हुए हैं, ये ऊपर चले जाएंगे। ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखो, इसने शो ये किया कि डी के 5 ऑर्बिटल 2 एनर्जी सेट में टूट गए। दिस स्प्लिट, इट इज नोन एज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मींस ब्रेकिंग। द 5 डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटिंग इनटू 2 एनर्जी सेट्स। वन सेट इज हैविंग लोअर एनर्जी, उसको मैंने नीचे बनाया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ कैमरे को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। ठीक, तो आपके पास देखो यहां पर D के जो 5 ऑर्बिटल्स थे, एक तो लोअर एनर्जी सेट में टूट गए और एक हाई एनर्जी, 2 अलग अलग सेट बन गए। और इसको देखो, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इनको हम बोलते हैं T2G, और जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं EG। 2 को बोलते हैं EG, इन्हें T2G और ये EG। तो लोअर एनर्जी T2G की हो गई और EG की हाई एनर्जी हुई। अब ये हुआ कैसे और बताता हूँ आपको मैं थोड़ा सा। ये केस रहेगा केवल ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल में। मीन्स ऑक्टाहेड्रल मीन्स जब 6 लिगेंड्स होंगे ना, तो ऐसे होगा कि एक क्रोमियम जब उसके पास 6 लिगेंड्स आएंगे तो 2 सेट में टूटेगा। नीचे जो है लो एनर्जी वाला सेट T2G, ऊपर जो है वो हाई एनर्जी वाला सेट EG। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे होने वाला है ये। देखो, थोड़ा सा इसके लिए मुझे यहाँ स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको रब कर देते हैं। देखो होने वाला क्या है। वी नो कि आपके पास इस तरीके से ये स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है और ये ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से बनेगा, 6 लिगेंड्स आएंगे। अब जरा ध्यान देना, देखो जब ना 6 लिगेंड्स होंगे, ये आप +1 में पढ़ चुके, जैसे कि हम कहते हैं कि ना BeCl2 की ज्योमेट्री लीनियर क्यों है, क्योंकि देखो पढ़ चुके हैं कि रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर की, और कोई भी जो ऑर्बिटल हो, कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड होगा, दैट वांट टू बी मोर स्टेबल। और वो स्टेबल कैसे होगा? बाय हैविंग द मिनिमम रिपल्शन। अब देखो मैंने बात की है, लिगेंड्स के पास क्या है? अपने अपने लोन पेयर। अब मान लो 6 लिगेंड्स हैं, अब ये सेंट्रल मेटल होगा, इसके चारों तरफ लिगेंड्स को आना है। तो ध्यान रखना, अगर 6 लिगेंड्स होंगे तो वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे कि उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। और वो तरीका क्या होगा? सभी लिगेंड एक्सिस के बिल्कुल सामने 1 2 3 4 5 और ये 6 बिल्कुल एक्सिस के सामने होंगे। बस ये बात समझानी चाहिए आपको। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा? लिगेंड्स विल बी इन फ्रंट ऑफ द एक्सिस। अब आप जरा ध्यान दो, यहां पर एक्सिस पर कौन से ऑर्बिटल हैं? ये 2, देखो ये दोनों एक्सिस पर हैं। ये ऑर्बिटल y एक्सिस पर, ये ऑर्बिटल x एक्सिस पर और ये ऑर्बिटल z एक्सिस पर। और इनके अब देखो ये कौन सा हो गया आपका? मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों दोनों आ गए, मैंने इकट्ठे कर दिए दोनों यहाँ पर। ये ठीक है। अब जरा ध्यान देना, इसकी तो रिंग बना दो आप और बताओ, ठीक समझ आ जाएगा पूरा आपको। अब ये दोनों x y दोनों मैंने बना दिए, जरा ध्यान दो। अब जो ऑर्बिटल्स बिल्कुल सामने है लिगेंड के, उनको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा। अब देखो होगा क्या, जब ना आपके जो लिगेंड्स हैं बिल्कुल सामने होंगे एक्सिस के, तो वो वाले ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसीलिए 2 ये x² - y² और इधर z², इनकी एनर्जी बढ़ गई है, तो ये नॉर्मल से ऊपर हो गई। और ज़रा ध्यान देना,
बाकी 3 जो ऑर्बिटल्स देखो, आप जरा देखो लिगेंड कहाँ है, यहाँ लिगेंड कहाँ है, यहाँ, ऑल तो मैंने बनाया नहीं कि यहाँ भी होगा, एक्स इधर होगा। तो जो ये वाले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये दीज विल बी अवे फ्रॉम द लिगेंड्स, ये लिगेंड से दूर रहेंगे, बिकॉज लिगेंड्स आर फेसिंग द एक्सिस एंड दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस। सो बिकॉज द लिगेंड्स आर अवे फ्रॉम दीज लिगेंड्स, these orbitals will have less energy और ये T2G बन जाएगा, और जिसकी एनर्जी वो होगी, देखो 2-3 सेट वाले होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं T2G, ये तीनों क्या होंगे T2G, और 2 क्या होंगे EG, और इट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब इसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों बोलते हैं, देखो व्हाट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच द सेंट्रल मेटल देन द ऑर्बिटल्स डी ऑर्बिटल्स डिवाइड इनटू 2 सेट, ठीक है, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज लाइक आयोनिक। जो सेंट्रल मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो कैसी है, आयोनिक है। और आयोनिक क्यों आयोनिक है, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पे दे रहा है और सेंट्रल मेटल ले रहा है, तो ये तो एक आयोनिक बॉन्ड हो गया, एंड आयोनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हमें क्या बेनिफिट होगा, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से कलर प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कलर इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे बड़ी चीज़ ये पता लगेगी हमें इससे। और हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सब बातें भी डिस्कस करते हैं। तो अब आई थिंक मुझे ये, अब मैं इसको रब कर सकता हूँ, पता चल गया है हमें कि क्या लिंक है इस चीज़ का। तो एक, चलो इसको रब करने से पहले मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, फिर दोनों को मैं डिटेल में करवाता हूँ बाद में। ये मैंने करवाया आपको जब 6 लिगेंड्स थे, ये थ्योरी तब काम आई, बट दोबारा देखो, अगर आपके पास वही 5 लिगेंड, 5 ऑर्बिटल्स हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, दोबारा से ये 2 सेट्स में टूट जाएगा। लेकिन अब अगर आपके पास 4 लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स, तो उल्टा केस होगा, EG की एनर्जी नीचे आ जाएगी, नीचे अब EG होगा और ऊपर क्या होगा, T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी, मीन्स इन 3 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, इन 2 की कम होगी। ऐसा क्यों, ये डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैं दोबारा से फिर इसको पूरा डिटेल में बताता हूँ तरीके से, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब देखो, जब आपके पास 4 लिगेंड्स होंगे तो क्या होगा, दोबारा से इसको करना पड़ेगा हमें यहाँ। देखो, जब आपके पास 4 लिगेंड्स होंगे तो केस कुछ ऐसा रहेगा, ये 4 आ गए। अब लिगेंड्स अपने आप को किस तरीके से अरेंज करें ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, वो बिल्कुल एक्सिस के बीच में, यहाँ, यहाँ, इधर और इधर, तो फिर बिल्कुल मैक्सिमम के बीच में डिस्टेंस आ गया। तो अब लिगेंड्स ने अपने आप को ऑर्बिटल्स के जो आपके एक्सिस हैं उनके बीच में प्लेस किया। नाउ द लिगेंड्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, और इन बिटवीन द एक्सिस में कौन से हैं लिगेंड्स, ये वाले 1 2 3। तो अब लिगेंड्स जो है वो इनको फेस करेंगे, दीज विल फेस द लिगेंड्स। अब किसी वजह से इन तीनों की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ अब T2G की एनर्जी बढ़ेगी, EG की एनर्जी कम होगी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, बिकॉज इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड्स आर in the tetrahedral complexes the ligands are facing the T2G orbitals or those orbitals which are in between the axes. So those orbitals which are present in between the axes they will have high energy, उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ तक मुझे केवल अभी इतना ही समझाया है मैंने कि कैसे स्प्लिटिंग होती है। अब थोड़ा इस चीज़ को मैं डिटेल में ले लेता हूँ। See here, first of all स्टार्ट करता हूँ मैं अब ऑक्टाहेड्रल से कर लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, देखो पता है आपको ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिनमें 6 लिगेंड्स होंगे, और हम कर चुके हैं VBT में भी कि वहाँ ज्योमेट्री या तो D2sp3 होगी, ठीक है,
या sp3d2 होगी, उनमें से एक ज्योमेट्री होगी, वो पहले कर चुके हैं। तो देखो वही आपके पास क्या होने वाला है, ये मैं अभी ले रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल के केस में। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल पता लग गया है हमें, नीचे जो है वो आपके पास T2g 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और ऊपर क्या है 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, क्योंकि जब आपके पास 6 लिगेंड्स होंगे तो वो अपने आप को एक्सिस के सामने फेस कर रखेंगे। तो जब एक्सिस के सामने होंगे तो क्या होगा उस केस में, द ऑर्बिटल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस एक्स वाई वाई, ठीक है, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड दोज ऑर्बिटल्स विच आर अवे फ्रॉम एक्सिस दे विल हैव लोअर एनर्जी। तो यहाँ आ गए T2g बना दो इसको आप, और इसको आप Eg लिख दो, और इन दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप हो गया है, इट इज़ एनर्जी गैप। इसको हम लिखते हैं डेल्टा ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, कि when 6 ligands were present in the complex, in that case there will be a difference of energy between two set, and this energy gap is known as crystal field splitting energy और crystal field stabilization energy। दोनों बातें ये आ सकता है what is CFC, ठीक है, crystal field splitting energy और crystal field stabilization energy। अब जरा देखो ध्यान देना, अब जो क्वेश्चन देखो दो तरीके से आपके पास क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं पहले वो समझ लो। एक क्वेश्चन जो पहले आ चुका है वो ये, दैट शो द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आपने एक ऐसा डायग्राम बनाना है, इस तरीके से यहाँ लिख देना है d ऑर्बिटल्स, इसको x y y z चाहो तो लिख देना, ठीक है, d जितना हो सके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दो ताकि नंबर ना कटे, d x स्क्वायर y स्क्वायर और d z स्क्वायर बना दिया। फिर यहाँ पर T2g और यहाँ पर Eg, तो T2g में x y y z z x, इधर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इधर z स्क्वायर कर दिया। और ये आपके पास इसकी एवरेज एनर्जी है, ये एवरेज है, इसको क्या बोलते हैं बैरी सेंटर, इट इज़ नोन एज बैरी सेंटर। दिया हुआ नोट्स में आपको ही कर देना, ठीक। अब जरा देखना, जरा समझना क्या, अब एक तो इस तरीके से, और फिर इसमें आप ना थोड़ा बहुत लिख देना कि दैट व्हेन द लिगेंड्स कम दिस एंड दिस, जो बताया है आपको थोड़ा बहुत लिखा हुआ नोट्स में भी, प्रीवियस ईयर में भी दिया हुआ है, वो थोड़ी सी लैंग्वेज है इसको बनाने के लिए, ताकि 3 मार्क्स क्वेश्चन है तो देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑल्दो ये डायग्राम इनफ होता है, ये काफ़ी होता है। तो अब मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब देखो मैं आपको यहाँ ना बहुत सी चीज़ें अब एक्सप्लेन हो जाएंगी आपको कि कैसे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव कैसे स्टेबल है। देखो हमने अभी तक डिस्कस किया हुआ है कि ना क्रोमियम अगर जैसे कि D3 है ये, अब मान लो क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता तो क्या होता D4, तो फिर स्टेबल क्या होना चाहिए था क्रोमियम पॉजिटिव, ताकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करे क्या बना दे, मतलब एक गेन करे क्या बना दे D5, और D5 किस में होगा Cr पॉजिटिव में, कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D5 बन जाए। बट हमेशा क्रोमियम D2 D3 में कन्वर्ट होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में Y, जबकि अब तक हमने ये पढ़ा है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, बट हमने अब तक इसका नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर नहीं आया था ये। अब हम करेंगे कि क्या क्या होता है रीजन, क्रोमियम D4 में कभी स्टेबल नहीं होता, क्यों अभी देखते हैं। सी हेयर, अब यहाँ जरा समझना आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं हमेशा, ये +1 से पढ़ते आए हो, लोअर एनर्जी में, हमेशा जो लो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वहाँ भरेंगे। तो फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दो सिंगल सिंगल, 1 2 एंड 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपने फिल कर दिए। अब इसके बाद आती है बारी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, अब वो यहाँ पर पेयरिंग भी हो सकती है और वो यहाँ जंप भी कर सकते हैं, ठीक है, वो इधर जंप भी कर सकते हैं और पेयरिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैंने इसको इस तरीके से फिल अभी कर दिया, चलो मान लिया, मैं इसको समझा रहा हूँ क्रोमियम को, अभी जस्ट मैं समझा रहा हूँ क्रोमियम 3 पॉजिटिव क्यों स्टेबल है। तो देखो अगर मैं अब इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूँ तो कहाँ से पहले जाएंगे, यहाँ से। अब मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दूँ तो यहाँ आ गया, कहाँ पर आएगा वो हाई एनर्जी में, देखो D4 है ना ये, आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गई D4, 1 2 3 4 D4। एक इलेक्ट्रॉन तो हाई एनर्जी में रखा हुआ है
और 3 हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी में। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूं, उसको D5 बनाऊं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हाई एनर्जी में, और हाई एनर्जी में ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाएगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दूं तो अब क्या हुआ, जो ये D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी है, इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन D में प्रेजेंट है वो कहाँ है? लोअर एनर्जी में, और अगर वो लो एनर्जी में है तो वो मोर स्टेबल है। इसीलिए एज कंपेयर टू D4 D3 मोर स्टेबल है, क्योंकि D3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो एनर्जी में है। सो वी से दैट क्रोमियम इज मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबल T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। T2G3 का मतलब है कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी ऑफ T2G की लो एनर्जी है, इस वजह से स्टेबल है। ठीक है, तो ये रीजन हुआ क्रोमियम की D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी बार आ चुका है, जो मैं भी ले रहा था कि आपके पास देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 बातें हैं, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर हो जाए दूसरे वाला, या यहाँ चला जाए। अब वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, समझना। देखो ये एनर्जी गैप है, दिस एनर्जी गैप इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, या इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब होगा एनर्जी गैप बिटवीन द T2G एंड EG इन द ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड। और अब जरा सुनना, कब ये पेयरिंग होगी और कब पेयरिंग नहीं होगी। सपोज करो यहाँ पेयरिंग होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में नज़दीक आए, एक ही ऑर्बिटल में आए, इन दोनों में रिपल्शन होगी, दोनों में रिपल्शन होने से एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। P से लिखेंगे उसको, पेयरिंग एनर्जी विल बी रिटन एज P। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? P। अब सपोज करना कि यहाँ से यहाँ का गैप है 5 डिग्री, जो भी मान लो 5 को एक यूनिट मान लेते हैं, 5 यूनिट है, लेकिन इसका मतलब इसको 5 एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए। लेकिन जब दोनों की आपस में पेयरिंग हुई तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई ओनली 2। ये सफिशिएंट नहीं है, मींस एनर्जी पेयरिंग की जो वजह से प्रोड्यूस नहीं हुई, इतनी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि गैप ज़्यादा है। ये दोनों आपस में रिपेल करे, दोनों ने आपस में लड़ाई की, लेकिन फिर भी दूसरे के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इन दोनों की लड़ाई से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाए, तो पेयरिंग एनर्जी कम हुई। तो इसका मतलब डेल्टा O ज़्यादा हुआ। तो बस जिस समय डेल्टा O दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो और दोनों जब मिले इलेक्ट्रॉन, मीन्स दोनों कौन, T2G और EG के बीच में गैप ज़्यादा हो और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हुआ है वो कम हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। यानी कि बच्चे सोचते क्या है कि P लेस है तो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में P अगर कम है, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब ये नहीं कि पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी का मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर पहुंच जाए। अगर पेयरिंग एनर्जी हाई है, इसको ऐसा समझो जरा, मान लो कि 2 बच्चे हैं, एक बेंच पे बैठे हुए हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो अब दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई है, तो इतना नहीं हुआ है उनके बीच में डिस्प्यूट कि दूसरा बच्चा जंप करके दूसरे लेवल पहुंचे, क्योंकि जंप करने के लिए या किसी दूसरे बेंच पे जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों के बीच में इतने झगड़ा नहीं हुआ है कि वो किसी दूसरे बेंच पे पहुंच जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो गुस्से में वो दूसरे लेवल पर पहुँच सकता है। तो अभी इतना गुस्सा नहीं आया है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि दोनों के बीच में पेयरिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है कम हुई है। तो पेयरिंग एनर्जी अगर कम है, डेल्टा O से गैप से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे रह जाएगा। पर अब उल्टा केस ले लेते हैं, डेल्टा O और P। अब मान लो दोनों आपस में मिले, पेयरिंग स्टार्ट कर दी और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई कि दोनों टॉलरेट ना कर सके दूसरे को, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो कितनी प्रोड्यूस हुई? मोर देन डेल्टा O। इस गैप से भी हाई एनर्जी, मीन्स मान लो कि 6 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई दोनों के आपस में मिलने से। गैप कितना? 5 यूनिट। इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखो भाई जरा समझना, इस केस में क्या हो जाएगी? पेयरिंग। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे आपके पास। यहाँ पर क्या हो जाएगी?
पेयरिंग, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? अनपेयर्ड। ठीक है, अब जरा समझना, जब इलेक्ट्रॉन्स, देखो अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, इसका स्पिन, इसका स्पिन, इसका स्पिन, तीनों स्पिन किस में है? सेम डायरेक्शन में, तीनों स्पिन्स की डायरेक्शन एक ही है। इसे हम बोलते हैं हाई स्पिन कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कंपाउंड। लेकिन अगर पेयरिंग हो जाती ये इस तरीके से, तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा, इसका स्पिन काउंट नहीं होता, उसे हम बोलते हैं लो स्पिन कंपाउंड। तो जो आपके पास अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ ये कंडीशन में, दैट दिस कंडीशन इज देयर, बताओ कि कंपाउंड आपका लो स्पिन होगा या हाई स्पिन। तो बस समझो डेल्टा ओ ज़्यादा है, डेल्टा ओ ज़्यादा होने से क्या है? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि गैप ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं पहुंच सकता। अब जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई तो वो क्या होगा? लो स्पिन। तो ये आपका लो स्पिन कंपाउंड और ये बनेगा आपका हाई स्पिन कंपाउंड। ठीक, एक बात तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक तो ये बनता है। दूसरी चीज़ समझने वाली है, देखो छोटा सा आंसर है, बोलने को मैं कह देता कि आप इसको याद कर लो, एक लाइन ही है, बट समझ लोगे तो बेटर रहेगा। थोड़ा सा कोई और क्वेश्चन आया तो आप उसका जवाब भी दे सकते हो। हाँ, दोबारा बनाता हूँ इसको एक बार मैं, थोड़ा गंदा सा हो गया ये। नवसी देखो भाई, मान लो आपके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 1 2 3। चलो मैं दोनों कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं चाहे ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, अभी सब करता हूँ मैं, सब केस लेता हूँ मैं यहाँ पर 5 ये है। अब अगर आपने इसको एनर्जी दी, मीन्स आपने हीट किया, तो उससे क्या होगा? कोई भी इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों भी होते हैं कि दो पर दो खाली पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा। एक ही कर लेता हूँ पहले मैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच गया। इसे क्या बोलते हैं? एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ चुके हैं +1 में कि इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड लेवल से कहाँ पहुँच गया? एक्साइटेड लेवल पर। बट हमें पता है इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी लेवल पर स्टेबल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? नीचे आएगा। Then in that case it will come in the form of wave and will produce some color according to the wavelength, क्योंकि कलर डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली वहाँ कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये ऑर्बिटल किसका है? डी का। ये ऑर्बिटल किसका है? डी का। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? डी से डी, वापस कहाँ आया? डी से डी। दैट्स वाई दिस फिनोमिना इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। नोट द दीदी, डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है वाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स प्रोड्यूस कलर, तो लिखोगे आप ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन अकर्स, दैट्स वाई इट इज पेयर्ड इन नेचर। जरा समझना, देखो इवन अगर मान लो मैं इसको ऐसे भी ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन अगर 6 हुए तो 6 के 6 यहाँ आ गए, 1 2 3 4 5 6, मान लो पेयरिंग हो जाती है। आप कहोगे अनपेयर्ड नहीं है, तो कोई बात नहीं, अनपेयर्ड नहीं है। फिर क्या हुआ? हो सकता है ऊपर खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच जाए, तब भी तो डी डी ट्रांजिशन हो जाएगी। ये यहाँ इवन अगर 9 भी हो, इवन 9 भी हो, तो 9 में कैसे होगा? अभी भी एक अनपेयर्ड है, तो यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा सकते हैं ना, दोबारा वापस आएगा, कलर प्रोड्यूस होगा। तो जब तक एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो डी से डी में ट्रांसफर कर सकता है। दैट्स वाई इट विल प्रोड्यूस कलर एंड द रीजन इज डी डी ट्रांजिशन। तो ये रीजन होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर डी डी ट्रांजिशन होती है एंड कलर प्रोड्यूस होगा। और पता ही है आपको, ये फिर मैग्नेटिक बिहेवियर में तो पैरामैग्नेटिक है ही है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद बस मैं एक लास्ट बात बताऊंगा आपको कि ना, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, CO मीन्स कार्बोनिल। कार्बोनिल को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों बोलते हैं, तो इसमें फालतू आपको डिस्कस नहीं करने की जरूरत है। सिंपली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? देखो जैसे ना CO में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, फिर वही इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने लिए रख लिया कार्बन ने, ऑक्सीजन ने, सॉरी। देखो ऐसे होता है ना CO में, इस तरीके से एक ये और एक पूरा का पूरा
पेयर किसने दिया, ऑक्सीजन ने। ये तो अपने पास भी रखेगा, पहले दे दिया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, फिर वापस ले ले, चलता रहेगा सिस्टम। इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग एंड ड्यू टू दिस बैक बॉन्डिंग कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड एंड बाय दिस योर coordination compound as well as your inorganic chemistry is now complete. सो आई होप कि ये सेक्शन इतना मुश्किल नहीं रहा होगा, और आगे जो आने वाला है वो आपका ऑर्गेनिक सेक्शन आएगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मीन्स इससे कि इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कहते हैं मुश्किल है, जिससे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपने कुछ पहले किया हुआ है +1 में, वो टॉपिक्स अब यहाँ आएंगे, शुरुआत में नहीं आएंगे बट आगे आहिस्ता आहिस्ता जब करोगे आप तो आपको सब टॉपिक मिलेंगे। अल्कोहल की हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, जो आपके पास बाकी जो रिएक्शंस थी +1 में जो की हुई हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, सो इट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।